मैं प्रयास करता हूँ सर्वदा कुछ अच्छा करने का। अब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो उनकी सोच है। उनकी सोच के बारे में मैं क्यों सोचूं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करते हैं कक्षा 11 की जो पुस्तक हमने प्रारंभ कर रखी है, अंतरा भाग 1, उसका आज 15वां अध्याय काव्य खंड के अंदर हम बात करेंगे महादेवी वर्मा के जो रचनाएं हैं। एक तो जाग तुझको दूर जाना, ये हम देखेंगे। जाग तुझको दूर जाना और एक गीत और है, उनको हम देखेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है आज की इन रचनाओं के साथ में। बहुत कमाल की रचनाएं हैं। तो नए जो भी साथी जुड़े हैं, इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आप सभी साथियों से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 4380 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नए साथियों को मैं बता दूं, अपने 3 बजे ये क्लास होती है पाठों वाली, जिसमें क्लास 9 के 10 के कंप्लीट किताबें हो गई। क्लास 11 की हमने वितान भाग 1 कर ली, अंतराल भाग 1 कर ली, आरोह भाग 1 कर ली, और अभी अंतरा भाग 1 चल रही। इसके बाद कक्षा 12 जो प्रारंभ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त शाम को 8 बजे अपनी क्लास होती है काव्य शास्त्र वाली, जिसमें भी काव्य दोष चल रहे हैं 2nd ग्रेड के लिए। इसके अलावा छंद, रस, अलंकार, काव्य गुण, काव्य रीतियाँ, ये 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों के लिए है। तो ये हमने अभी तक कंप्लीट है जो कर ली है चीज़ें। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो कक्षा 11-12 के लिए गवर्नमेंट में कॉमन रूप से चला करती है, जहाँ से डायरेक्ट है जो सवाल पूछे जाते हैं, और बहुत बेहतरीन किताब है। वो किताब भी मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखी है। उसके 42 लेक्चर है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इस नाम से प्लेलिस्ट है। तो वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और कोई शुद्ध रूप से अगर रीट में भी लगा हुआ है तो रीट का भी ऑलमोस्ट पाठ्यक्रम मैंने पहले ही, जब रीट आई थी ये पिछली वाली, उस समय सारा पाठ्यक्रम करवाया, और बहुत बेहतरीन ढंग से नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग। तो वो भी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए महादेवी वर्मा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, इत्मीनान से चीजें देखेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझते चले जाएंगे। जन्म होता है इनका 1907 में, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। कब होता है? 1907 में, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। और प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में होती है। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती है? इंदौर में। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया था। तो यहाँ से यह सवाल पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल बन सकता है कि किस उम्र में महादेवी वर्मा का है जो विवाह हो गया था। तो मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह जो हो गया था। वहीं प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में जो एमए किया। किस विश्वविद्यालय से? प्रयाग से एमए किया इन्होंने, वो भी संस्कृत में। तत्पश्चात उनकी जो नियुक्ति है वो प्रयाग महिला विद्यापीठ में है जो हो गई, ठीक है। और वे लंबे समय तक यहाँ पर किस पद पर रही? प्राचार्य के पद पर है जो कार्य करती रही। उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का जो गहरा प्रभाव पड़ा। देखिए, इस चीज को भी ध्यान में रखना, सवाल बनाकर पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा के जीवन और चिंतन पर किनका प्रभाव है जो पड़ा। तो स्वाधीनता आंदोलन का, गांधी जी के विचारों का और गौतम बुद्ध के दर्शन का, इनका प्रभाव है जो पड़ा था। और महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर है जो प्रयत्नशील है जो रही। समाज में स्त्रियों को एक उनका जो वर्चस्व वाली, जो अस्तित्व वाली लड़ाई है, उसको स्थापित करने के लिए, उनको स्थान दिलाने के लिए सर्वदा जो ये है अग्रसर रही, प्रयत्नशील है जो रही। देखिए, जहाँ पर साथियों आप बाजार के अंदर सब गुरुजी अच्छे हैं, वैसे सब गुरुजन जो भी पढ़ाने वाले हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं। 6-7 हज़ार का कोर्स जहाँ हिंदी का मिल रहा है आपको, ग्रेड 1 और 2 का, वहाँ आपको बिल्कुल यहाँ पर निःशुल्क मिल रहा है, और उसी गुणवत्ता के साथ मिल रहा है, ईमानदारी के साथ में, और नियमित रूप से क्लासेज अपने चल रही है। तो आपसे भी मैं सहयोग की थोड़ी सी अपेक्षा कर सकता हूँ, रख सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ कि आप तो देखने वाले जो भी मित्र हैं वीडियो को जरूर लाइक किया करें, कमेंट करके भी बताया करें आप क्लासेज कैसी लग रही है, क्या कुछ लग रही है। और सभी साथी अपने आसपास के क्षेत्र में सभी को शेयर किया करें वीडियो को, उनको बताया करें कि इस चैनल पर कवि आदि गणेश चैनल के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो रही है। तो आप बता दिया करें एक बार, उनको अच्छा लगेगा तो वो जुड़े रहेंगे, और आपको अच्छा लगता है तो आप जुड़े रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं।
उन्होंने, किसने, महादेवी जी ने, उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की पत्रिका का संपादन भी किया। तो ये भी पूछा जा सकता है, एक बार पूछा भी गया कि महादेवी चांद नामक पत्रिका का संपादन कुछ वर्षों तक महादेवी वर्मा ने भी किया था, जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की जो पराधीनता है उसके यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का क्या किया, विवेचन है जो किया था साहब। ठीक है बात, आगे देखिए। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना के साथ स्वतंत्रता की कामना है। जरूर ध्यान में रखना इस पंक्ति को। महादेवी का जो काव्य है उसमें एक जागरण की चेतना तो है ही, लोगों को जागरूक करने वाली भावना तो है ही, देखने को मिलती है, साथ ही साथ एक आज़ादी की, उनको फ्रीडम की, आज़ादी फ्रीडम वाली सोच की भी कामना है जो देखने को मिलती है। और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी है। दुख भी है तो करुणा का बोध भी एक राइट पक्ष भी है। दूसरे जो छायावादी कवियों की तरह उनके गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के कई रूप है जो देखने को मिलते हैं। तो महादेवी वर्मा के प्रगीतों में भक्तिकाल के गीतों की प्रतिध्वनि और लोक गीतों की क्या है, अनुगूंज है। इसके साथ ही उनके गीत आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों को भी अभिव्यक्त करते हैं। आधुनिक काल के अंदर जो मेंटल स्तर पर, मानसिक स्तर पर लोगों के अंदर जो द्वंद्व है मानस के स्तर पर, उनकी भी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है इनकी रचनाओं में। महादेवी वर्मा के गीत जो है अपने विशिष्ट रचाव, अपने विशिष्ट रचना शैली और संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक हैं। ठीक है, आदि की आवाज़ मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ पढ़ाई से संबंधित, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर भी मैंने महादेवी वर्मा का एक गीत है जो डाला हुआ है। लाक्षणिकता, चित्रमयता और रहस्याभास उनके गीतों की विशेषता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से, निम्न में से महादेवी वर्मा के गीतों की विशेषता नहीं है। 3-4 तो ये दे दे और एक कोई और दे दे। तो लाक्षणिकता देखने को मिलती है इनके गीतों में। चित्रमयता इस प्रकार से गढ़ा जाता है कि आपको लगे कि कोई फिल्म चल रही हो आंखों के सामने। चित्रमयता और रहस्याभास उनके गीतों की विशेषता है। ठीक है, महादेवी जी ने नए बिंबों और नए प्रतीकों के माध्यम से प्रगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का क्या नया विकास है जो किया है। प्रगीत यानी कुछ नए प्रयोग करना, ऐसे प्रतीक लेना, नए प्रतीक, उनके प्रगीत की अभिव्यक्ति की है। उनकी काव्य भाषा का प्राय तत्सम शब्दों से निर्मित है। उनकी जो काव्य भाषा है उसमें ज़्यादातर जो प्रयोग है वो तत्सम शब्दों का है जो प्रयोग मिलता है। तत्सम और तत्सम शब्द वो जो संस्कृत से एज इट इज हूबहू हिंदी के अंदर प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम, और जिसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके हम हिंदी में काम में लेते हैं वो तद्भव। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किस सम्मान से? पद्म भूषण से। यामा के लिए उन्होंने उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी है जो दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है सवाल कि महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? यामा के लिए दिया गया। पिछली क्लासेज के अंदर मैंने इनके परिचय को डिटेल से करवाया था, और एक दिन मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार है और जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इन दोनों का सेपरेट में एक एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो आपको वहाँ से भी सारी चीज़ें एक जगह याद है जो भविष्य में हो जाएगी। तो यामा के लिए मिला इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखते हैं महादेवी वर्मा की जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, इनसे संबंधित पिछली बार सेकंड ग्रेड में सवाल है जो पूछा गया है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा। निहार रश्मि निर्जा, निहार रश्मि निर्जा, निहार रश्मि निर्जा, सांध्य गीत यामादीप, सांध्य गीत यामादीप, निहार रश्मि निर्जा, सांध्य गीत यामादीप। ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं। कविता के अतिरिक्त हम बात करें तो इन्होंने सशक्त गद्य भी रचा है, यानी कि ये नहीं है कि केवल काव्यमयी काव्य खंड के इन्होंने रचना की है, गद्य के अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिनमें से रेखा चित्र और संस्मरण है जो प्रमुख है। विशेष तौर से गद्य के अंदर रेखा चित्र और संस्मरण इनके ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, उनमें इन्होंने लेखनी ज़्यादा चलाई है, जिनमें पथ के साथी, अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं उनकी कलात्मक गद्य रचनाएं हैं। तो गद्य रचना में पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। वहीं आगे श्रृंखला की कड़ियों में महादेवी वर्मा ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया है। तो ध्यान में रखना, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? एक तो महादेवी वर्मा की, और ये सवाल इस तरीके से बन जाएगा कि भारतीय समाज में महादेवी वर्मा के किस रचना के अंदर भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया गया है।
तो वो रचना दे दी और उसके अंदर एक रचना ये दे दी श्रृंखला की कड़ियाँ, तो यहाँ पर श्रृंखला की कड़ियाँ हैं जो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल बनाकर जो पूछा जा सकता है। तो श्रृंखला की कड़ियों में किसका है, अतीत की कड़ी जुड़ी हुई है, वर्तमान की जुड़ी हुई है और भविष्य की कड़ी है जो जुड़ी हुई है, किससे संबंधित, स्त्रियों से संबंधित। तो इस प्रकार श्रृंखला की कड़ियाँ हैं जो श्रृंखलाबद्ध है जो बनी हुई है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिए, आज की जो ये अपनी रचनाएं पढ़ेंगे तो इस पाठ्य पुस्तक में 2 गीत दिए गए हैं। जैसे कि मैंने प्रारंभ में कहा, गीत पढ़ेंगे और बहुत कमाल के गीत हैं। 2 गीत है इसके अंदर। पहला गीत, तो पहले गीत के संदर्भ में हम बात करें तो पहला गीत तो है स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है। तो पूछ लिया जाए, अंतरा भाग 1 के अंदर महादेवी वर्मा का गीत जाग तुझको दूर जाना का संदर्भ क्या, विशेषता क्या है, केंद्र में क्या बात है, तो स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक क्या है, जागरण गीत, लोगों को जगाने वाला गीत है। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर है जो निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान है जो किया गया है। यानी कि आज का जो ये गीत है बहुत मोटिवेशन का काम करेगा आपके लिए भी, परीक्षा के अंदर भी आप अपने इस गीत से जोड़ सकते हैं अपने आप जीवन को। बहुत प्रेरक गीत होने वाला है ये। और मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए माँ देवी ने कहा है क्या, कि जाग तुझको दूर जाना। अरे भाई साहब, तुझे यहीं जो भी रीट में हो गया, जो भी पहले हो गया उसको पकड़े थोड़ी रहना है। जाग, तू उठ, खड़ा हो, लगे किताबों के अंदर, तुझको बहुत दूर जाना है, बहुत नाम कमाना है, अभी तो जीवन के अंदर कुछ विशेष करना है तुझे, जाग तुझको दूर जाना। इसको अपने जीवन से अभी आप जोड़कर सीखेंगे आज। दूसरा जो गीत है इनका, पहला गीत तो जाग तुझको दूर जाने शीर्षक से, दूसरा है सब आंखों के आंसू उजले। सब आंखों के आंसू क्या है, उजले। में प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा की है इन्होंने जो सत्य है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की क्या करता है, मदद करता है। ये भी एक प्रकार का प्रेरक गीत होने वाला है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को क्या साकार करने की राहें हैं जो चुन सकता है साहब। तो ये दोनों गीतों का संदर्भ हो गया। तो ये हो गया अपने महादेवी जी का परिचय और जो आज की गीत है जाग तुझको दूर जाना और सब आंखों के आंसू उजले, इनका संदर्भ जो इनके केंद्र में क्या बातें हैं जो देखने वाले। वैसे मैंने पहले बता दिया लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये सवाल एक बार पूछा गया था। तो जो निहार है अपना काव्य ग्रंथ है इनका निहार, इसका समय 1930, इनका रचना काल पूछा गया था इन रचनाओं का बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से। तो 1930 निहार का समय है। जो रश्मि है 1932, 1930 निहार, रश्मि 1932, निर्जा 1934 और अपने सांदे गीत 1936 ये देखने को मिलता है। यामा 1940 और यामा के लिए जो पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ। और दीपशिखा 1942, ठीक है। निहार 1930, रश्मि 32, निर्जा 34, संदे की 36, यामा 40, दीपशिखा 42, जिनमें ये और स्मृति की रेखा अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं जो है यहाँ पर 1943, ठीक है। ये इनका गद्य ग्रंथ थे जो। अब इनके विषय में जो हमने बात की थी पुरस्कारों की, जो ऊपर पुरस्कार आए हैं उनमें भी एक बार आप देख लीजिए। जो ये पद्म भूषण है, पद्म भूषण जो पुरस्कार है इससे इनको 1956 में भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म भूषण से है जो इनको नवाजा गया था, ठीक है। और जो ज्ञानपीठ यामा का 1940 है प्रकाशन, लेकिन यामा के लिए, यामा काव्य संकलन के लिए इनको क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया था वर्ष 1982 में। कब दिया गया था, 1982 के अंदर है जो इनको ये पुरस्कार है जो दिया गया। इसके अतिरिक्त भी हम इनके बात करें पुरस्कारों में तो 1934 में निर्जा के ऊपर 500 रुपये का पुरस्कार और शेक्सपियर पुरस्कार जीता था इन्होंने। 1934 में निर्जा पर, निर्जा के लिए 500 रुपये तो नगद और शेक्सपियर पुरस्कार जीता था। आगे बात समझ में। और एक और पुरस्कार भी मिला था इनको ये 1944 में, आधुनिक कवि और निहार, निहार पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी इन्होंने जीता था।
और पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम श्रीमती हेमरानी वर्मा। ये मैंने जब पिछली क्लासेज का जो वीडियो था उसमें अच्छे से जो आपको चीज़ें जो बताई थी। तो ये चीज़ें इनको देखने को मिलती है। 1987 में देहांत हो ही जाता है इनका। और इनकी जो कविता है, छायावादी जो कवियों में 4 स्तंभ है, उनके अंदर इनका नाम है जो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। छायावादी जो रचनाकार है उनके अंदर इनका नाम 4 स्तंभकारों में देखने को मिलता है। और इनको मीरा भी कहा जाता है। और मीरा कौन सा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा किस काल की मीरा है जो इनको कहा जाता है, किस काल की मीरा इनको कहा जाता है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम इनके जो दोनों गीत हैं उनको देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता।